गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस भाग फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने इस चैप्टर में जनपद 16 महाजनपद और उनकी राजधानी राजस्थान के विषय में जो जनपद थे, जो प्रमुख रूप से हमने जनपद पढ़े थे राजस्थान में जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सिवी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने मौर्य वंश के बारे में स्टार्ट किया था और मौर्य वंश के 2 शासकों के बारे में हमने जानकारी भी प्राप्त की थी। मौर्य वंश की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त ने की थी। कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना रखी गई 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर हमने किस प्रकार से और कहाँ कहाँ तक साम्राज्य फैलाए चंद्रगुप्त ने वह पढ़ा। कौन कौन से क्षेत्रों को उन्होंने विजय किया है उनके बारे में पढ़ा हमने। और किन ग्रंथों से हमें जो है चंद्रगुप्त के बारे में उसके विषय में जानकारी मिलती है। दक्षिणी भारत पर जो चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो 2 ग्रंथ पढ़े थे। और कौन से धर्म की शिक्षा ली, कहाँ से ली, वो हमने पढ़ा। और श्रवण बेलगोला नामक मैसूर में जो है वहाँ से उन्होंने उपवास करके जो है अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद में हमने बिंदुसार को पढ़ा था। बिंदुसार के बारे में हमने पढ़ा कि उनका साम्राज्य जो बिंदुसार के समय दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों को भी जीत लिया गया था बिंदुसार के समय। और बिंदुसार के समय डाइमेकस जो थे वह राजदूत आए थे, जबकि मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, इस प्रकार से हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के विषय में जो है कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनका जो काल रहा है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो देखते हैं। 273 से लेकर 232 तक ईसा पूर्व तक जो है अशोक का जो शासनकाल जो है वह रहा। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। यानी कि इसमें मैंने कहा कि हमें जो ग्रंथ हैं उनसे हर एक जो है इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, ग्रंथों से, अभिलेखों से, शिलालेखों से। इसके बारे में आपको कल बता चुकी हूँ कि हमें इतिहास के बारे में जो है ग्रंथों से, ऐसे शिलालेखों से, इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो जो जैन अनुश्रुति हैं, जो जैन साहित्य जो हैं, उनका मानना है कि अशोक ने जो है, बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक जो है मगध पर शासन करे। फिर भी अशोक ने जो है यह भी कहा जाता है कि अशोक ने जो है अपने 100 भाइयों को जो है पराजित करके या उनको मार कर जो है अशोक जो है सिंहासन हासिल किया था, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपकी बुक में होगा तो ठीक है, वरना ये चीज़ मानी जाती है। अगर आपकी बुक में है तो ठीक है, वरना आप बस ये याद रखिएगा कि अशोक ने जो है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो है मगध पर शासन किया था, अधिकार किया था। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की तथा गुजरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें कुछ ना कुछ ग्रंथों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो दक्षिणी भारत से इनको कुछ मास्की और गुजरा अभिलेख मिले हैं। कौन से अभिलेख मिले दक्षिणी भारत से? दक्षिणी भारत से प्राप्त मिले हैं मास्की तथा गुजरा अभिलेख। उसमें जो है हमें एक नाम मिलता है अशोक। हमें कैसे पता चलता है कि अशोक नाम का भी कोई शासक रहा है जो कि मौर्य वंश का था? तो हमें मास्की और गुजरा जो अभिलेख हैं, और वह मिले कहाँ से हैं? दक्षिणी भारत से। ये इम्पोर्टेंट है आपका। जो अशोक के बारे में, अशोक जो नाम मिल रहा है हमें, अशोक, ये कहाँ से मिल रहा है? दक्षिणी भारत से जो मास्की और गुजरा अभिलेख है उनसे। ठीक है, आगे देखो। अभिलेखों से अशोक देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित हैं। 2 उपाधियाँ बताई गई हैं अशोक के लिए, देवनाम प्रियदर्शी। ये जो उपाधियाँ हैं अभिलेखों में, अशोक को ये दो नाम से, इनको 2 नाम जो है ये उपाधियों के रूप में दिया गया है अशोक को। आगे देखो। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, आपके लिए
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से भी अशोक आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक से रिलेटेड कुछ भी मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ या कुछ भी मैं बताती हूँ आपको, वो आपको अंडरलाइन करना है और लर्न करना है, क्योंकि अशोक आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर में। मौर्य वंश में जो है आपका अशोक इंपॉर्टेंट रहता है, तो जो भी मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ वो आपको अंडरलाइन करते जाना है, और जितना हो सके उनको याद करने की कोशिश करनी है, बार बार पढ़ते रहना है इन सब चीज़ों को। ठीक है, जो जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं वो अंडरलाइन करना है आपको। आगे देखो, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सारा जो भारत का उत्तरी क्षेत्र था, वह जो सारा भारत का उत्तरी क्षेत्र था वह जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत चुका था। दक्षिणी भारत के बिंदुसार ने जो है अपना साम्राज्य का विस्तार किया, और जब अशोक आता है तब वह उस साम्राज्य में और वृद्धि करता है। और कौन से और अनेक क्षेत्र शामिल होते हैं, वह क्षेत्र हैं, अशोक ने कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया अपने साम्राज्य में, कश्मीर और खोतान। कश्मीर और खोतान के जो क्षेत्र थे, कश्मीर और खोतान के क्षेत्रों को साम्राज्य में मिलाया उसने। आगे देखो, उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। अब देखो, ये कंटिन्यूटी देखते रहना आप। मैंने कल आपको समझाया था कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र था उत्तर का, वह किसके काल में था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उसमें दक्षिण के बारे में ज़्यादा हमें देखने को पढ़ने को नहीं मिलता है। जब बिंदुसार आया तो उसने दक्षिणी क्षेत्र को जीतना प्रारंभ किया। ठीक है, अशोक आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो उत्तरी भारत था, दक्षिण का कुछ भाग भी था बिंदुसार के समय। ठीक है, जब अशोक आता है तो वह कश्मीर का भाग जीतता है, खोतान को जीतता है। इसके अतिरिक्त जो तमिल क्षेत्र था, तमिल क्षेत्र का समूचा, तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत, लगभग पूरा भारत उसने जीत चुका था, अपने साम्राज्य को बड़ा कर चुका था। यहाँ का क्षेत्र जो अफगानिस्तान, वह भी जीत चुका था, जीत चुका था, मतलब कि वो साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उसने अपने साम्राज्य में मिलाना इन सब प्रदेशों को शामिल कर दिया था। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग पूरे भारत को ही उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, शासक करना स्टार्ट कर दिया था पूरे भारत पर। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? कलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कलिंग, ये वाली लाइन जो है आपको याद रखनी है, अंडरलाइन करना है इसको। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कौन सा सन था? 261। इस सन को याद करना है आपको, 261 ईसा पूर्व, ये लर्न होना चाहिए आपको। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। आगे देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। उस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। यह जो था कलिंग, हमने देखा अभी हमने देखा कि कितना बड़े क्षेत्रों पर उसने अपना साम्राज्य फैला लिया था अशोक ने। और इतना साम्राज्य फैलाने के बाद में उसका एक अंतिम जो आक्रमण था, कलिंग पर आक्रमण, वो उसका अंतिम आक्रमण था। उसके बाद में कलिंग के आक्रमण के बाद में उसने कभी किसी साम्राज्य पर, राज्य पर जो है आक्रमण नहीं किया। उसका यह कलिंग पर जो आक्रमण था वह अंतिम आक्रमण था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। अब जैसा कि मैं आपको बताते जा रही हूँ कि वह जो है, हमें हर एक विषय के बारे में जानकारी जो है, इतिहास के बारे में जानकारी जो है, कुछ ना कुछ अभिलेखों, शिलालेखों से मिल रही है जानकारी। तो जो हमें यह कैसे पता चल रहा है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो यह जो है हमें हाथी गुम्फा अभिलेखों से प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड जो भी, कलिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कलिंग आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि अशोक का यह अंतिम युद्ध था कलिंग। तो कलिंग कब हुआ, किस अभिलेख में हमें इसके विषय में प्राप्त जो है पता चल रहा है। यहाँ का शासक कौन था कलिंग का? नंदराज। ठीक है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी धौली और तोशाली। कलिंग की राजधानी क्या थी? धौली और तोशाली। आगे देखो, श्रमण, निग्रो तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। अभी देखना, हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा, कौन सा धर्म की दीक्षा ली थी उन्होंने? जैन धर्म।
हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा। बिंदुसार ने भी जो है, बिंदुसार के बारे में हमें जो है इसके धर्म के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में स्पष्ट शब्दों में दे रखा है कि उसने जैन धर्म की शिक्षा ली। लेकिन अशोक कौन से धर्म की शिक्षा ले रहा है यहाँ पर? बौद्ध धर्म की। किसने किया? श्रमण निग्रोध और उपगुप्त, ये इन दोनों के प्रभाव में आता है और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। ठीक है। उसने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया, यानी कि जो आक्रमणकारी प्रवृत्ति को तो उसने त्याग दिया और एक धम्म घोष की नीति को जो है उसने अपनाया। ये धम्म घोष जो है इम्पोर्टेंट है आपके। किस युद्ध के बाद में उसने धम्म घोष की नीति अपनाई? कलिंग युद्ध के बाद में। तो जो पहले जो भैरी घोष की जो है उस राह पर चल रहा था, वह अब क्या किसको अपनाया उसने? धम्म घोष को। किस युद्ध के बाद में? कलिंग के युद्ध के बाद में। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, कलिंग का युद्ध जो था इतने बड़े लेवल पर हुआ, इतने लोग मारे गए, जिससे उसका मन जो है विचलित हो जाता है इतने बड़े नरसंहार को देखकर। तो उसके बाद में वह कोई युद्ध नहीं करता है और एक बौद्ध धर्म को अपनाता है। दो जो है व्यक्ति हैं, श्रमण निग्रोध और उपगुप्त, इन दोनों के प्रभाव में आता है। और अशोक जो है बौद्ध धर्म में दीक्षा लेता है, दीक्षित होता है और भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लेता है। आगे देखो, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिनी कलहण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। अशोक जो था, अब देखो अशोक को शिव का उपासक भी बताया है। अशोक को शिव का उपासक भी बताया है कि राजतरंगी जो है कलहण के अनुसार, जो राजतरंगी जो है किसने लिखी है? कलहण ने लिखी है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी कलहण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। सबसे पहले तो कलहण राजतरंगी ने लिखी है, मैं बता चुकी हूँ, और इसके बाद में अशोक जो है शिव का उपासक था। इसकी जानकारी हमें राजतरंगिनी से मिलती है। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका, राजतरंगिनी कलहण। ये आपको आगे काफ़ी, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो आगे कंटिन्यूटली, तो आपको राजतरंगिनी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कलहण ने लिखी है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, ये लर्न होना चाहिए आपको। इसके आगे देखो, बाद में वह गुरु मोगलीपुत्तिस के प्रभाव में आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, उसका गुरु मोगलीपुत्तिस था। ठीक है, मैंने कहा ना अशोक आपका इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ भी मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ वो आपको अंडरलाइन करना, वो नाम लर्न कर लेना आप हिस्ट्री के अंदर। बस हिस्ट्री में जो मैं आपको लर्न करने के लिए जो सन और जो नाम बोलती हूँ आपको सिर्फ वही लर्न करना है। जिससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाम से ही आपकी जो है लाइनें बनती जाएगी और आपको लर्न होती जाएगी। ठीक है, आगे देखो, बराबर की पहाड़ियों में ये दक्षिण में है। अशोक ने आजीवों के निवास से तो 4 गुहाओं का निर्माण कराया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये चारों नाम याद रखना आप। सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये चारों नाम लर्न होने चाहिए। जो भी मैं लर्न करने के लिए बोल रही हूँ हाथों हाथ लर्न कर लिया करो। कॉपी के अंदर लिख के करो या रिवाइज करके करो या बार बार पढ़ के करो। ये बस आपको लर्न होने चाहिए। अभी से लर्न करोगे तो एग्ज़ाम तक आपको ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा लर्न करने के लिए। अभी से जैसे ही मैं आपको पढ़ाती हूँ उसी समय पढ़ लिया करो, रिवाइज कर लिया करो, ताकि तुरंत आपको लर्न होता रहे। आगे देखो, उसने 4 गुहाओं का निर्माण कराया, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। आगे देखो, उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। वह 2 बार धम्म यात्रा का यहाँ पर उल्लेख आया है। 10वें वर्ष जब वो राज्याभिषेक करता है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ का करेगा, कहाँ की यात्रा करता है? बोध गया की। और 20वें वर्ष करता है लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा करता है। रुम्मनदेही अभिलेख, वहाँ उसने भूमिकर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। अशोक ने शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चला इसके बारे में। आज हम अशोक को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम धम्म के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही, कोई समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना है, और आगे हम कल धम्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और अगर पूरा समझ में आ जाता तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू।